अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे सामने एक पेपर है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ये मई जून 2023 का पेपर है। पेपर वन टू हमारा ही वेरिएंट है जो हमसे टेस्ट होता है। पेपर वन में आपको पता है दो सेक्शन हमसे टेस्ट होते हैं, और पहला जो सेक्शन है वो हमारे सामने है इस वक्त। डिफाइन द टर्म डिमांड सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A। बहुत सिंपल है। डिमांड को हम डिफाइन करते हैं। हम डिमांड के बारे में क्या कहते हैं कि इट्स द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट। अगर हम इसमें से आधी डेफिनेशन लिखेंगे, मिसाल के तौर पे एबिलिटी नहीं लिखेंगे या विलिंगनेस नहीं लिखेंगे, तो हमें पूरे नंबर नहीं मिल सकेंगे। तो वाइल डिफाइनिंग द डिमांड हमें दोनों बातें लिखनी है। हमें एबिलिटी एंड विलिंगनेस दोनों पे ही बात करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हम अपने आंसर में पूरी करेंगे तो देन ओनली विल बी एबल टू स्कोर फुल 2 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम इसमें से कोई एक बात लिखेंगे, जैसे एबिलिटी लिखेंगे या विलिंगनेस, तो फिर हमें आधे नंबर ही मिल सकेंगे। अगला सवाल है, एक्सप्लेन वन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें पता है हमने क्या करना होता है, 1 मार्क फॉर नॉलेज करना होता है और 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन करना होता है। हम जो भी अपना पॉइंट लिखेंगे उसको किसी ना किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमजा कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सिचुएशन। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब लिखेंगे तो हम 1 नंबर स्कोर कर देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट, वो जो दैट इंक्लूड्स द रॉ मटेरियल कॉस्ट, दैट इंक्लूड द लेबर कॉस्ट। इफ इट इंक्रीजेस तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू सप्लाई, द सप्लाई माइट फॉल। ये हमने एक सिचुएशन पे उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह मिसाल के तौर पे हानिया ने लिखा चेंजेस इन द नेचुरल कंडीशंस, तो उसने फिर ये 1 नंबर स्कोर कर लिया। उसके बाद वो लिखेगी कि अगर वेदर चेंज हो जाता है, सीजन चेंज हो जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माइट फॉल। तो ये भी एक 2 नंबर के लिए स्कोर हमने एप्लीकेशन कर दिया, किसी सिनेरियो पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट सब्सिडी को एक और बच्चा पॉइंट लिख सकता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी अगर हम लिखेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी को भी किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। गवर्नमेंट ने किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को, फॉर एग्जांपल किसी राइस ग्रोअर को सब्सिडी दे दी, तो उसकी वजह से वो राइस ज़्यादा ग्रो कर सकेगा, उसकी सप्लाई बढ़ सकेगी, क्योंकि उसको चीपर पड़ेगा राइस ग्रो करना बिकॉज ऑफ दैट सब्सिडी। तो जो भी लिखेंगे उसको किसी न किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। इफ़ वी डू नॉट अप्लाई वी वॉन्ट बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। 2 नंबर तो इसमें एप्लीकेशन के ही हैं, जैसा कि मैंने बताया। अगला सवाल, डिफाइन द टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही आसान सवाल है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द आउटपुट या फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। तो इनपुट्स खाली लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। जब हम उसके साथ लिखेंगे कि अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन होते हैं, तो तभी हमें फुल 2 मार्क्स इसमें से मिल सकेंगे। तो ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे डिफाइन हो सकते कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन हाँ प्रोसेस ठीक है, टू इनपुट्स रिसोर्सेज प्रोड्यूस। एक ही बात है। एक ही बात है, उसके साथ हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल भी हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो वो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला जो सवाल है ये इसको परेशान किया हुआ है कुछ बच्चों ने। एक्सप्लेन वन स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस क्या होता है, सेक्शन 4 पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। तो अब हमारे पास इसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं? मैंने वहाँ पे पढ़ाते हुए आपको 5 स्टेजेस बताई थी, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टेज लिखनी है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की। वो स्टेजेस कौन सी होती हैं? देट स्टार्ट फ्रॉम द एक्वायरिंग ऑफ द इनपुट्स, फिर ट्रांसफॉर्म यानी कन्वर्जन इनटू द फिनिश्ड गुड्स और द रॉ वर्क इन प्रोसेस, और फिर ऑब्टेनिंग द फिनिश्ड गुड, फिर पैकेजिंग, और उसके बाद डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, जो कि कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट वापस की तो उसे पहुंचाना। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की ही स्टेजेस होती हैं। और बाद में अगर जो कस्टमर का फीडबैक लेना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, तो हम किसी एक स्टेज को लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो मैं एक्वायरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल को लिखूंगा, और फिर उसको किसी स्नैरियो पे मैं अप्लाई कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर मैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मिल्क एक्वायर करना मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, या शुगर एक्वायर करना मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की एक स्टेज है।
जिसकी बाद में मैं उसको फिर कन्वर्ट कर सकूंगा, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्वायर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यही हम कोई लंबा सवाल कर रहे होते, कोई डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे होते, तो फिर हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं कि हम इसमें उसकी डिटेल्स में चले जाते हैं कि हम सप्लायर को कैसे सिलेक्ट करते हैं और फिर उसकी बेस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही लिखनी है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टेज, और उसको किसी ना किसी सिचुएशन पे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे लिए मिल्क एक्वायर करना जो है, या बटर एक्वायर करना फॉर एग्जांपल, या अगर मैं केक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे लिए चीज़ एक्वायर करना फॉर एग्जांपल, ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की एक स्टेज होगी। अगर मिसाल के तौर पे हमजा जो है वो लिखता है कि वो एक वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या लिखेगा कि वो फिर मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है, जो उसके सॉल्ट्स हैं, वो एक्वायर करना, या फिर उस मेडिसिन को कन्वर्ट करना, या फॉर एग्जांपल रिबान मेडिसिन का सवाल करता है, तो वो ये लिखता है कि उस मेडिसिन को पेशेंट्स का यूज करने के बाद उनसे फीडबैक लेना, और उसकी दी लाइट ऑफ दैट फीडबैक उस मेडिसिन को इम्प्रूव करना भी क्या होगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही होगा। तो लेकिन आपने एक ही स्टेज लिखनी है, मैंने यहाँ 3-4 एग्जांपल्स आपको दे दी। अगला जो क्वेश्चन है हमसे वो ये याद रखिए, विदाउट अप्लाइंग टू सिनेरियो यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर मार्क्स। ये पेपर में भी फिर बाद में बच्चे आगे मेरे से पूछ रहे थे। तो जो ही किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकेगा वही पूरे 3 नंबर इसमें से स्कोर कर सकेगा। अच्छा जी, देर इज अ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इक्वालिटी। इक्वालिटी हम किसे कहते हैं? फेयर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने को, जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो हम यूज कर रहे हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को हम इक्वालिटी कहते हैं। तो अगर आप खाली फेयर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे तब भी पूरे नंबर नहीं स्कोर कर सकेंगे। उसके साथ आपने लिखना है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन उसमें फॉलो की जाती होगी। डिस्क्रिमिनेशन जो किसी जेंडर पे, किसी रेस पे, किसी रिलीजन पे, किसी डिसेबिलिटी पे बेस ना हो, किसी एज पे, किसी सेक्स पे बेस ना करती हो। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, एज, जेंडर, डिसेबिलिटी, ये जो है दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, और ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है। अगला सवाल हमसे ये पूछा गया, एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉइंग डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। तो हमने पढ़ा हुआ है डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स क्या होती है। ऐसी वर्कफोर्स जो कि डिफरेंट एथनिक, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, उसको हम डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स कहते हैं। एक बेनिफिट हम इसका लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हमें ये बेनिफिट नजर आया कि इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, तो फिर हम इसको किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे कि अगर बिजनेस डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स एक्वायर करता है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वाले लोग मिल जाएंगे, जिस और वो सब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखते होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस की क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे हमजा क्रिएटिविटी नहीं लिखता, बल्कि वो लिखता है ग्रेटर रेंज ऑफ स्किल्स मिल जाएगी। तो उसके बाद वो उसको अप्लाई कर सकता है किसी सिनेरियो पे कि बिजनेस को डिफरेंट टास्क करने के लिए उसके पास डिफरेंट अवेलेबल वर्कफोर्स होगी, जिसकी वजह से बिजनेस की जो प्रॉब्लम सोल्यूशन एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम जो डिफरेंट सिचुएशंस में उसको फेस कर सकती हैं। हो सकता है रिबान लिखे इसी बात को, तो लिखे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स रखेगा, तो उसका फायदा उसको ये होगा कि वो डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स उस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को हैंडल करते वक्त, रॉ मटेरियल को सेव करते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त जो भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब को वो हैंडल कर सकेगा। तो ये इस तरह हम इसको किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स में अफेक्ट द बिजनेस। ये 5 नंबर का सवाल है, और इसमें हमारे पास मार्क्स स्कीम है 1 + 2 + 2, 1 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, और 2 फॉर एनालिसिस। तो ये 5 नंबर का सवाल है, इसमें भी एक ही पॉइंट हमने लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ने एक ही पॉइंट हमसे पूछा है। एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स माइट अफेक्ट द बिजनेस। तो एक ही लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखना। हमने स्टेक होल्डर्स को डिफाइन किया, हमने कहा कि स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाई द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। तो एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत डेफिनेशन हमने दे दी। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे किसी सिचुएशन के ऊपर। एक कॉन्फ्लिक्ट हम रेज कर सकते हैं, फिक्टेशियस कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकते हैं, और उसको किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन याद रखिए, इस सवाल को अटेम्प्ट करते वक्त 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा हॉरिबल क्वेश्चन होता है।
इसमें आपको ध्यान से इंतहाई अटेम्प्ट करना है। इसने यहाँ पे भी ये पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, लेकिन इट मे अफेक्ट अ बिजनेस। तो जो एनालिसिस करेंगे वो बिजनेस के अफेक्ट के ऊपर ही हम बताएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ही कहा कि जो शेयर होल्डर्स हैं बिजनेस के, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, स्टेक होल्डर होते हैं शेयर होल्डर, जबकि जो कस्टमर्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली कि जो कस्टमर्स हैं उनको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो अब हम इसको बिजनेस के ऊपर इफेक्ट क्या बताएंगे उसको बताना ज़रूरी है। उसमें ये होगा कि द बिजनेस जो है विल ट्राई टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, अगर अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स डिमांड हाई प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो कस्टमर सेक्रीफाइस हो जाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर को, ये एनालिसिस है, कस्टमर को राइट टाइम पे उनकी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं मिल सकेगी। लेकिन अगर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस हो जाएंगे और उनको प्रॉफिट्स नहीं मिल सकेंगे। इसी तरह कोई और सिनेरियो भी आप डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लोकल कम्युनिटी जो है वो चाह रही होगी कि बिजनेस कम से कम पोल्यूशन फैलाए, वो एक स्टेक होल्डर है, लेकिन बिजनेस को एक नई बिल्डिंग बनानी होगी जिसकी वजह से जो नॉइज है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन है वो बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और जो लोकल कम्युनिटी है वो स्ट्राइक पे भी जा सकती है, और बिजनेस वॉन्ट बी एबल टू डू द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स दैट बिजनेस इज नॉट बिजनेस अदरवाइज वुड हैव डन। तो ये एनालिसिस है जो हम कर सकते हैं। इसी तरह यानी हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फिक्टेशियस अपने दिमाग में जनरेट करेंगे, उसको पेपर पे लिखेंगे और फिर उसका एनालिसिस बताएंगे कि बिजनेस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे एक एनालिसिस यहाँ मेरे सामने आ गया कि शेयर होल्डर्स विल लाइकली फोकस ऑन द बॉटम लाइन इन द परस्यू ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट पर्पस होता है, एंड डिविडेंड्स विच मे हैव consequences for the long term business planning for the business that require to build up internal financial resources for growth and investment। बिजनेस को पैसे चाहिए कि वो री इन्वेस्ट करे, वो रिटेन अर्निंग्स को अपने पास सेव करना चाहता है, लेकिन शेयर होल्डर्स प्रॉफिट को दे वांट टू टेक बैक, उन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये निकलेगा कि बिजनेस वॉन्ट बी एबल टू ग्रो, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो पैसे बहरहाल बिजनेस को देने ही पड़ेंगे। तो एक कोई हम कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेंगे और फिर उसका एनालिसिस कर देंगे। सेक्शन बी में हमें पता है हमसे दो सवाल टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और दोनों सवालों में दो दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे आपके सामने एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5A, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे हमें पता है कि उसने हमसे दो बेनिफिट पूछे हैं, तो हमें दो ही बेनिफिट बताने हैं, हमें 3 4 5 6 बताने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू डेवलप 2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स, और ये एक नॉलेज के लिए, और फिर अगला दो जो है वो दो बेनिफिट्स बताने के लिए, तो दैट विल बी इनफ। उससे ज़्यादा अगर हमजा की तरह बहुत ज़्यादा हम लिखने की कोशिश करेंगे तो उसके हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो हम पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स को डिफाइन कर देंगे। हम कहेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं, वो सब्सिडीज होती हैं जो रूटीन में हमने वापस नहीं करनी होती हैं, यूजुअली डू नॉट नीड टू बी पेड बैक, और ये फाइनेंस अवेलेबल होता है बिजनेस को, और बिजनेस इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे यूज कर सकता है। तो इस तरह बाई स्टेटिंग अ गुड डेफिनेशन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा जी, हमने फौरी तौर पे फिर उसके बाद बेनिफिट लिखना है। अ, तो हमने लिखा कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं बिजनेस को फॉर एग्जांपल, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि बिजनेसेस माइट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो माइट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी है, ये हमने एक सिचुएशन जनरेट कर ली। अब अगर वो इन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी इन द लॉन्गर रन, और अगर लेबर पे वो लेसर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो रोबोटिक्स की तरफ चले जाएंगे, उससे बिजनेसेस की कॉस्ट भी कम होगी और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एनालिसिस हमने ये किया कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिजनेसेस क्या कर सकेंगे, फिर कंपेटिटर्स से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे और मार्केट में ज़्यादा सप्लाई कर सकेंगे एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स। तो ये एक हम एनालिसिस इस तरह कर देंगे। एक और बेनिफिट हम लिखेंगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं वो हमेशा चीपर होती हैं या फ्री होती हैं एज कंपेयर टू दी लोन्स, फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू द वेंचर कैपिटल, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि बिजनेस कन्वीनियंट फील करेंगे इन गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेने के लिए, और
फिर बिजनेस के लिए आसान हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना अपनी ग्रोथ के ऊपर, और वो उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे जो कि उन्हें चाहिए होंगे। प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगा सकेंगे फॉर एग्जांपल, नई बिल्डिंग्स कर सकेंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो ये इस तरह हम दूसरा एनालिसिस बेस का कर देंगे। लेकिन याद रखिए, दोनों एनालिसिस शुड बी अप्लाइड टू सम सिनेरियो। जैसे कि पहला मैंने रोबोटिक्स पे अप्लाई कर दिया और दूसरा मैंने ग्रोथ ऑफ द बिजनेस पे अप्लाई कर दिया, जो कि एक्सपेंशन वगैरह के साथ। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मार्क्स हैं वो 2 + 2 + 4 हैं। 2 मार्क्स हमें नॉलेज के मिलेंगे, 2 हमें एप्लीकेशन के मिलेंगे, और 4 मार्क्स हमें एनालिसिस के मिलेंगे। बच्चों, P1 और P2 में से, दोनों पेपर्स में से जो इसके हमारे पेपर है, सबसे ज़्यादा एनालिसिस के सवाल 8 नंबर के सवाल में ही होते हैं। तो इसलिए 8 नंबर का सवाल करते वक्त आप एनालिसिस का खसूसी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा भी आप बहुत सी बातें इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिजनेस स्टिमुलेट होंगे इस सब्सिडी की मदद से, वो जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे फॉर एग्जांपल। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, किक स्टार्ट मिल सकता है बहुत से बिजनेसेस को जो नए हैं जनरली, और अदरवाइज वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5B. Evaluate whether the most likely reason for the failure of small retailer is the poor management of the working capital. यही सवाल हमसे टेस्ट होगा बच्चों। मोस्ट लाइकली रीजन एग्जामिनर हमसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पूछेगा, या इस तरह कुछ भी। तो हमें किसी एक फैक्टर के ऊपर सवाल करना होगा और हमने बाकी चीज़ों को खुद ही डिस्कस करना होगा अपनी चीज़ों को लेके। इवेल्युएट वेदर द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द फेलियर ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। तो यहाँ उसने एप्लीकेशन भी दे दी, स्पेसिफिकली बता दिया स्मॉल रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स वो वाले बिजनेसेस होते हैं जो यूली ग्रॉसरी, मेडिसिन, स्टेशनरी, उसकी शॉप्स उनके पास होती हैं। और उसने सिचुएशन भी हमें क्रिएट कर दी कि वो अपने वर्किंग कैपिटल को पुअर मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि या उनके पास कैश कम हो रहा है, या उनके पास इन्वेंट्री कम हो रही है। तो वो अपना वर्किंग, या वो रिसीवेबल से पैसे नहीं रिसीव कर पा रहे। तो ये वो कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या वो फेल होते हैं लाजमी, या कुछ और भी उनकी रीजंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो हमारे पास है नहीं सिवाय पुअर में। हाँ, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन है, तो वर्किंग कैपिटल को वी कैन डिफाइन कि वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल obtained by the business, या that business has to run the day to day expenditures of the business. It includes current assets minus current liabilities. तो ये हम एक डेफिनेशन दे के इसको शुरू कर सकते हैं। पहली रीजन हम देंगे कि बिल्कुल जी, स्मॉल बिजनेसेस पुअर वर्किंग कैपिटल से फेल होते हैं, यस की तरफ हम जाएंगे। और उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल रिटेलर है स्टेशनरी का, और बुक्स बाय करने आया है एक ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का स्टूडेंट, और वो नहीं है, तो ही वॉन्ट विजिट दैट बुक शॉप, दैट स्मॉल रिटेलर अगेन, क्योंकि वो किसी और के पास चला जाएगा और जब उसको इमीडिएटली चाहिए होगा तो उससे जाके बाय कर लेगा। तो पहली रीजन हमने यस में जनरेट कर दी, और उसको हमने अप्लाई भी कर दिया एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। अगर कि उसके पास इन्वेंट्री नहीं है तो फिर क्या होगा? इफ रिटेलर इज नॉट हैविंग इनफ इन्वेंट्री। इसी तरह एक और यस में हम जनरेट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि अगर रिटेलर के पास इनफ कैश नहीं है, स्मॉल स्केल रिटेलर है, तो उसके पास जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उसको वो शाम को सैलरी और वेजेस नहीं दे सकेगा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो वो रोजाना फिर काम पे भी नहीं आएंगे, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि वो अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दे सकेगा। और रिटेलर को तो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देनी ही होती है, और वो अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दे सकेगा जिसकी वजह से वो फेल हो जाएगा, और कस्टमर उसको रीविजिट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे आर्गुमेंट की तरफ अगर हम आए, मिसाल के तौर पे, तो हम कहेंगे सिर्फ इस वजह से बिजनेसेस फेल नहीं होते कि वो उनके पास वर्किंग कैपिटल जो है वो पुअर होता है। वो बहुत सी और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकती है। मिसाल के तौर पे, लैक ऑफ गुड मार्केटिंग, उन वो नहीं कर सके, उन्होंने अपना जो है वो कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सके, इसकी वजह से वो फेल हो जाएंगे। एक और हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि उनके पास वैसे ही कैपिटल ही कम था जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सके बिजनेस के अंदर। एक और हम लिख सकते हैं कि वो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं, उनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी, उनके कंपेटिटर्स की लोकेशन अच्छी थी, जिसकी वजह से सारे कस्टमर जो हैं वो कंपेटिटर्स की तरफ जा सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 रीजंस हम उसके अगेंस्ट पे लिख देंगे कि स्मॉल स्केल रिटेलर जो है, ज़रूरी नहीं है कि लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से फेल हों, बल्कि कोई और 2 रीजंस भी लिख सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे एक हम लिख सकते हैं मार्केटिंग की वजह से, और एक लोकेशन की वजह से भी वो फेल हो सकते हैं।
ये हमारा जो काउंटर आर्गुमेंट हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट्स हमने लिखे उनका। उसके बाद हम फाइनल इवेल्युएशन की तरफ आएंगे, और फाइनल इवेल्युएशन में हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वर्किंग कैपिटल का कम होना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच बिजनेस फेल, लेकिन दिस कैन नॉट बी द ओनली रीजन, क्योंकि अगर सवाल पूछे तो कह रहे हैं मोस्ट लाइकली रीजन, तो हम कहेंगे जरूरी नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही हो। और भी रीजंस बिजनेस के फेल होने की हो सकती हैं, और जिस हमने कुछ ऊपर लिखी, इसके अलावा और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बड़ा कंपेटिटर आपके पास आके लोकेट हो गया है, इस वजह से भी बिजनेस फेल हो सकते हैं। और इस वजह से भी फेल हो सकते हैं कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो क्लोथिंग रिटेलर है फॉर एग्जांपल, वो उस तरह के डिज़ाइंस नहीं रख सका जो कस्टमर को चाहिए था। जो कि एक फैशन डेकोर वाला रिटेलर है मिसाल के तौर पे, वो डेकोरेशन उस तरह आपने नहीं कर सका शॉप के जिस तरह उसको करना चाहिए थी। या कि वो जी कोई सवाल भी दरमियान में आ गया शायद। सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है जो बिजनेस के पास डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे होते हैं। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स बिजनेस के पास जो इन्वेंट्री है, एक, नंबर दो बिजनेस के पास जो कैश है, और नंबर थ्री जो रिसीवेबल से, अपने डेटर से उसने पैसे लेने हैं। ये बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यही वो पैसे हैं जिससे बिजनेस अपना सिस्टम सारे का सारा रन कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर हम फाइनल इवेल्युएशन में लिखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग कैपिटल कैन बी वन रीज़न, लेकिन दैट कैन नॉट बी द ओनली रीज़न। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस जो है वो सारे का सारा उसकी वजह से ही फेल हो जाए। अदर रीज़न भी हो सकती हैं मल्टीपल बिजनेस के फेल होने की, और स्मॉल स्केल रिटेलर की स्पेसिफिकली। और अगेन याद रखें, इवेल्युएशन भी कॉन्टेक्चुअल होगी तो आपको मार्क्स मिल सकेंगे। जिस तरह मैंने इवेल्युएशन में भी उसको करते हुए उसको अप्लाई कर दिया टू क्लोथिंग रिटेलर फॉर एग्जांपल, या टू अ फैशन डेकोर रिटेलर फॉर एग्जांपल, तो आपने भी किसी ना किसी सिचुएशन पे उसको अप्लाई कर ही देना है। अदरवाइज शायद आपको पूरे नंबर ना मिल सके। कॉन्टेक्चुअल इवेल्युएशन ही हमारे पास होती है। एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6A। एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग प्रोडक्ट विद यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो इसमें हमारे पास दो बेनिफिट उसने पूछे। 8 नंबर के सवाल में आपको पता है वो दो ही पूछता है, दो से ज्यादा नहीं पूछता। और हैविंग प्रोडक्ट विद यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी अगर उसके अंदर होगी बिजनेस की प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके दो बेनिफिट्स उसे क्या मिलेंगे? यूनिक सेलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर देंगे, हम कहेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट इज फीचर दैट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। तो एक अच्छी सी डेफिनेशन हमने जनरेट कर दी। उसके बाद विल मूव डायरेक्टली टू द बेनिफिट्स जो कि हमने लिखने हैं। मिसाल के तौर पे बेनिफिट क्या हो सकते हैं? कस्टमर अट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है यूनिक सेलिंग पॉइंट। कस्टमर आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स दोज प्रोडक्ट्स जो कि जिनके अंदर कोई ना कोई यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह डिफरेंशिएट हो जाती है प्रोडक्ट कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो हाई प्राइसेस पे भी हम अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो प्रीमियम प्राइसेस भी हम चार्ज कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि जिन भी प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करते ही हैं। और आप उसके एग्जांपल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आईओएस के एग्जांपल आप जनरेट कर सकते हैं एप्लीकेशन करते हुए कि वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। और इसी तरह एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वैसे दो ही लिखने हैं, दो से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट करना आसान हो जाता है, कंज्यूमर लॉयल्टी ऑब्टेन करना आसान हो जाता है। तो इनमें से कोई दो पॉइंट्स पकड़ेंगे और फिर उसका एनालिसिस कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये प्रीमियम प्राइस वाला पॉइंट अगर लूंगा, तो मैं कहूँगा कि प्रीमियम प्राइस चार्ज करने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की बढ़ सकती है, और वो फर्दर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकता है, और वो पूरी फैमिली उन प्रोडक्ट्स की जो है मार्केट में जनरेट करके हाईली प्रॉफिट्स उसमें से कमा सकता है। ठीक है, तो ये 8 नंबर का सवाल हम दो पॉइंट्स के ऊपर हम जनरेट कर देंगे। चलते हैं हम अपने 12 नंबर के सवाल की तरफ। वो हमारे सामने सवाल है जी 12 नंबर का, कि मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट विल अफेक्ट द सक्सेस ऑफ अ न्यू कॉफी शॉप, इवेल्युएट द व्यू। अच्छा जी, यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया कि 12 नंबर के सवाल में वो एक स्पेसिफिक बात करेगा, और वहां से फिर हमने अपनी स्टोरी जो है वो खुद सारी की सारी बिल्ड करनी होगी। यहाँ पे उसने कहा कि मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो हमें पता है मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या सिर्फ मार्केटिंग ही इंपॉर्टेंट होता है? हमें पता है कि ये बात को इतनी, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जाहिर है डिबेटेबल और क्वेश्चनेबल बात है। अच्छा जी, 12 नंबर के सवाल में 2+2+2+6 फॉलो किया जाता है, आपको पता है। 2 नंबर फॉर नॉलेज है, 2 नंबर फॉर एप्लीकेशन है, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस है, और 6 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन है। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इवेल्युएशन पे ही बेस्ड होता है। मार्केटिंग को हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि मार्केटिंग प्रोसेस है बिजनेस का, जो कि बिजनेस को एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस डेवलप करने का नाम है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है बिजनेस की, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, बिजनेस का मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। तो मार्केटिंग की एक अच्छी सी डेफिनेशन हम डेवलप कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल जो है सारे का सारा अगर आप देखें तो पूछा गया है न्यू कॉफी शॉप के पर्सपेक्टिव में। तो हमें जो एप्लीकेशन करनी होगी वो कॉफी शॉप के पर्सपेक्टिव में ही करनी होगी। तो पहले हम मार्केटिंग की फेवर में 2 पॉइंट्स डेवलप कर लेते हैं। हम कहेंगे कि मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से कॉफी शॉप विल बी एबल टू प्रमोट, कॉफी शॉप विल बी एबल टू प्रमोट जो कॉफी का टेस्ट है फॉर एग्जांपल टू द कस्टमर्स। और वो उसके लिए मार्केटिंग के जरिए से फ्री सैंपल्स दे के या लोगों को कॉफ़ी शॉप का विजिट करवा के वो अपना कॉफ़ी का टेस्ट लोगों को डेवलप करवा सकती है, और उसकी वजह से उसकी जो फुटफॉल है टुवर्ड्स द कॉफ़ी शॉप, क्योंकि वो नई है, वो बढ़ जाएगी और उसकी सेल्स होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मार्केटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे सक्सेसफुल हो जाएगी। एक और पॉइंट हम मार्केटिंग की फेवर में जनरेट कर सकते हैं। हम कहेंगे मिसाल के तौर पे, अगर वो नई कॉफ़ी शॉप है तो वो अगर प्रमोशन इफेक्टिवली कर ले सोशल मीडिया के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनको उस नई कॉफ़ी शॉप की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, और वो रिपीटेडली उसको विजिट करना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो हमने टेस्ट वाला पॉइंट जनरेट कर लिया, दूसरा हमने लोकेशन को मार्केट करवा दिया। तो ये हमने 2 पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ द मार्केटिंग जनरेट कर लिए, और इससे हमने कॉफ़ी शॉप को सक्सेसफुल बनाना है। एनालिसिस हमारा ये है कि कॉफ़ी शॉप सक्सेसफुल हो, हम लिखेंगे कि कॉफ़ी का टेस्ट, या हम उसकी जो लोकेशन है कॉफ़ी शॉप की, वेदर इट्स लोकेटेड इन द मार्केट और समवेयर, तो वहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। 2 पॉइंट इन द फेवर जनरेट कर लेंगे, फिर हम अगेंस्ट भी जाएंगे और हम कहेंगे कि मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा मिसाल के तौर पे कि उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो वो कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करता है मिसाल के तौर पे अपनी कॉफ़ी के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कस्टमर तब लॉयल होंगे जब वो मार्केटिंग की वजह से एक दफ़ा अगर आ भी जाएंगे, लेकिन उन्हें ज़्यादा अच्छा टेस्ट वहाँ मिलेगा, तो फिर वो रिपीटेडली विजिट करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि वहाँ पे कस्टमर सर्विस उनको कैसी ऑफर की जाती है। अगर कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी ऑफर की जाती है और लोग वहाँ पे आके फ्रेश फील करते हैं और वो उनके कल्चर्स के मुताबिक है, आपको याद होगा स्टारबक्स वाली केस स्टडी मैंने आप सबको क्लासरूम में ही करवा रखी है। तो अगर वो कल्चर्स के अगेंस्ट हो जाती है, या वो लोग वहाँ के सेटिस्फाइड फील नहीं करते, या उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती कॉफ़ी के मुतल्लिक, तो फिर वो दोबारा दोबारा नहीं आएंगे। फाइनल इवेल्यूएशन की तरफ हम आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि जनाब मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नई कॉफ़ी शॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर तो वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ज़्यादा है। उसकी बजाय हम कहेंगे कि उसकी सक्सेस डिपेंडेंट है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है उस मार्केट में जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इसी तरह इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि जो वो क्वालिटी ऑफर कर रहा है वहाँ बेवरेजेस की और कॉफ़ी के साथ बाकी चीज़ों की, मिसाल के तौर पे केक्स या कोई और चीज़, वो कितनी ज़्यादा और कस्टमर को कितना अट्रैक्ट करती है। इसी तरह ये भी डिपेंडेंट है कि उसने मार्केट रिसर्च कितनी की है अपनी जो कॉफ़ी शॉप की लोकेशन डिसाइड करने में और बाकी चीज़ों में। इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली मार्केटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, फाइनल इवैल्यूएशन में भी 2 से 3 बातें फिर मैं अपने जो पहले मार्केटिंग की फेवर में जाके कि हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये कह के कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं बल्कि और ज़्यादा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर दूंगा। ये हमारा 12 नंबर का सवाल है, दोनों सवाल ही हमने डिस्कस कर लिए 12 नंबर वाले।